हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेयर सर्कल। माय नेम इज़ नेहा कुशवाहा। फ्रेंड्स, हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम के पैटर्न्स को समझने में मदद करेगा कि क्वेश्चन हमसे किस तरह से पूछे जाते हैं और हमें उनके सवाल किस तरीके से ढूंढने हैं। तो इसी के में हम पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है और वह एक अपनी फ्रेंड से कहती हैं, तान्या से कहती हैं कि तुम मेरे साथ अपना लंच साझा करो क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ किया था। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के जो सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन क्या दर्शाता है? नूर क्या कहना कथन के अनुसार क्या समझ में आता है? वो कौन सी पहला है कानून व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज्ञा पालन की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं। अच्छा होने की, तुम अगर ऐसा करोगी तो अच्छा होगी, तो बिल्कुल भी नहीं। वो इन तीनों में से किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो आदान प्रदान की बात कर रहे हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन एक्सचेंज इन कन्वेंशनल, आदान प्रदान एक और परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। दूसरा प्रश्न है, समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? प्रश्न हमसे कह रहा है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषता की जो सामान्य अवधारणा है वो क्या है? जेंडर विभेदीकरण है, जेंडर की भूमिका है, जेंडर की पहचान है, या जेंडर रूढ़िवादिता है? तो ये का सही उत्तर जो जाता है जेंडर रूढ़िवादिता की तरफ जाता है, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में पाठ्यचर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर का कार्य में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को काम करती हैं। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो पहला ऑप्शन है, ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। तो ये तो सब एकदम ही गलत ऑप्शन है। दूसरा दिया है कि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। तीसरा है, ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। तो प्रोत्साहन की बात यहाँ पर गलत होती हुई नजर आती है। प्रोत्साहन की बात गलत नजर आती है। जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, ये भी गलत बात है। ये जेंडर पक्षपात को सशक्त बना रहे हैं, ये भी गलत बात है। यहाँ पर सिर्फ एक ही उत्तर सही दिया गया है कि ऐसे करने से क्या होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने में मदद मिलेगी। चौथा प्रश्न है, वाइगॉस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? खोजपूर्ण अधिगम, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पाढ़, अंतः व्यक्तिनिष्ठता, डिस्कवरी लर्निंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग या इंटरसब्जेक्टिविटी? तो ये कहलाएगी स्कैफोल्डिंग। प्रश्न नंबर 5 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चों में कब डेवलप हो जाती है? सेंसरी मोटर स्टेज में? जी नहीं, सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं डेवलप होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में नहीं डेवलप होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? तो ये हो जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। छठा प्रश्न है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऐसा कौन कहते हैं कि सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रन थिंकिंग के बारे में कौन बात करते हैं? ये कहते हैं सिर्फ एक ही ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो सोशल कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दोनों की बात करता है। ये है लेव वाइगॉस्की जी, इसीलिए इनकी थ्योरी एक सोशो कल्चरल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए
एक ग्रेड कक्षा 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या कराना चाहिए? डिस्करेज यूज़ ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट को डिस्करेज करना चाहिए। प्रेजेंट प्रॉब्लम रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन देने चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए या केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए? तो इसका सबसे बेहतर आंसर जाता है कि ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें बच्चों को अपने तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, क्योंकि हमसे बोल रहा है कि कक्षा 6 से 8 में बच्चों में हमें तार्किक क्षमता विकसित करनी है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशील, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता, संगीतमय अभिव्यक्ति के आवाज़ के स्तर, ताल, सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशील। क्योंकि हमसे कहा गया है कि तार्किक गणित बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता पूछी गई है। तो जिन बच्चों ऐसे बच्चे की विशेषता पूछी जिसमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, वो बच्चा क्या कर सकता है, उसकी विशेषता क्या होगी? तो वह पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता में संवेदनशील होगा, तभी वह बच्चे तार्किक गणित की बुद्धि विशेषता वाला होगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशल, मूल्य एवं अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, वह क्या कहलाती है? बेसिक सी बात है, जब बच्चे आदतों में, कौशल में, मूल्य और अभिप्रेरणा का विकास हो रहा है और उन्हें समाज का एक जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बना रही है, तो वह प्रक्रिया समाजीकरण कहलाएगी। बच्चे का समाजीकरण हो रहा है, तो सोशलाइज हो रहा है, बच्चा समाज में रहना सीख रहा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, द ओनली रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज हेरिडिटी, environmental influence totally shape of the development of human। यहाँ पे ओनली शब्द कहा गया है, दैट मीन ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाता है। totally the shape the development influence environment influence totally shape the development of humans, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के विकास पर निर्धारित करता है, गलत। नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरनमेंट, ये तो टोटली गलत। तो ओवरऑल हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। प्रश्न नंबर 11, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर। एक प्रगतिशील शिक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये टोटली गलत हो जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाना एक नेगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी द्वारा ज्ञान का अनुसरण करना, यह भी गलत हो जाता है। तो उसका सिर्फ एक सही उत्तर जाएगा प्रश्न नंबर 1, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। 12वां प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आकलन, ओनली फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओनली समेटिव असेसमेंट, नाइदर फॉर्मेशन और नॉर समेटिव, बोथ फॉर्मेटिव असेसमेंट यूजिंग वाइड वैरायटी ऑफ। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा,
कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव में ओवरऑल होता है, ओवरऑल होगा कि फॉर्मेटिव और सबमिस्टिव दोनों। प्रश्न नंबर 13, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया जाता है कि उसकी सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रामाणिक रूढ़िवादिता अक्षांश के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? क्या उसे सारे ये जो सरोकार हैं इनको अनदेखा कर देना चाहिए? विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित कर देनी चाहिए? विद्यार्थी की पढ़ाई छोड़कर अन्य क्षेत्र में शामिल करने की सलाह देना चाहिए? विभिन्न सामाजिक वर्ग के रोल मॉडलों से संबंधित कहानियों का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए? हम कम करने की बात कर रहे हैं, तो हम कब कम कर सकते हैं? जब उनकी सोच में परिवर्तन ला सकें। सोच में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? कि जब हम उन्हें उदाहरण दें, अलग अलग सोसाइटी अलग अलग लोगों की कहानियां सुना, उदाहरण दे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ता के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंद बुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। प्रश्न नंबर 15 पे बढ़ते हैं। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्न लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंतन, शब्द या अक्षरों की पहचान में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़ते हुए पाठ को समझना या याद करने में कठिनाई। तो हम क्या समझेंगे कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई हो रही है, निम्न स्तरीय शब्दावली का कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने की करने की कठिनाई। तो ये है अधिगम अशक्त बालक, स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। चिंता है लेकिन प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये कहलाएगा अधिगम अशक्त वाले विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। जहाँ भी रटने की बात होती है आंसर नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप के तरीके का प्रयोग करना, अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रभावशाली विद्यार्थी से नकल करने पर दबाव डालना। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों का विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तो ये प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 बेहतर आंसर हो सकता है बाकी 3 से। प्रश्न नंबर 17, एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? पहला है सृजनात्मक, कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रकार को प्रोत्साहन के लिए अपसारी चिंतन पर बल देकर अभिसारी चिंतन से हतोत्साहित करना है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर विद्यार्थियों को जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने में हतोत्साहित करना। तो प्रश्न नंबर 3, ये एनकरेज करना है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़ के लिए। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षण की संख्या बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने हेतु पुरस्कार में बढ़ावा देना, निर्देशन के लिए केवल व्याख्यान विधि का अपनाना, या विषय वस्तु तथा बच्चों का संपूर्ण कुशल क्षेम या अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। हमसे पूछा गया है कि फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर सपोर्ट करते हैं?
हम नंबर ऑफ़ टेस्ट में इंक्रीज़ कर दें, रिवॉर्ड इंक्रीज़ कर दें, लेक्चर मेथड का यूज़ करें, या फिर बच्चों में जेन्युइन इंटरेस्ट हम show genuine interest in the content matter and having concern for the overall well-being। तो इसका बेहतर ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान पर के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, इफ़ेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी पूछी गई है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्रियात्मक अन्याय फंक्शनल फिक्सडनेस और फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टक ऑन वन वे रिस्पेक्टिंग मीनिंग एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द। तो इसका बेहतर आंसर होगा कि हम साधन साध्य विश्लेषण समस्याओं को छोटे छोटे गोल्स में, सब गोल्स में डिवाइड कर दे, तभी हम प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है हमसे पूछा गया है प्रश्न में। तो एनकरेज चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस, experiment and exploration, dialogue and discussion, focus on reproduction of knowledge as given। बच्चों को इंट्यूटिव गेसेस के लिए इंक्रीज करना, ये है एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है टीचिंग लर्निंग के। डायलॉग एंड डिस्कशन, ये भी है एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टीचिंग लर्निंग की। तो अगर ये तीनों इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज हैं तो जो हमसे पूछा गया नहीं है, तो नहीं क्या है? फोकस ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना ही एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 21 कहता है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, पूरी कक्षा के सामने उसे बार बार डांटकर, उससे बात करके तथा उसकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करें, उसे गृह कार्य के मदद वर्कशीट दें। तो इसके लिए बेहतर है कि ध्यान न उससे किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। तो पहले दो तो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो उससे प्रॉब्लम जाना जाए कि उसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों मन नहीं लग रहा है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सजेस्टेड दैट डैश इज क्यूरिकल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या आवश्यकता है? सबको पता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि बच्चे को पहले का कितना ज्ञान है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हम उस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा सकते हैं। प्रश्न नंबर 23 कहता है, बच्चे अपनी घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांतों की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? Challenge these conceptions of the children through dialogue, dismiss the idea of children that have, ignore children ideas and scold the children for having these ideas and interfere their telling। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूति सिद्धांतों की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि को एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ना कि उनकी जो भी विचार हैं उनको खारिज करना चाहिए। बच्चों के विचार अनदेखा करना भी गलत है और उनके विचारों के लिए डांटना भी गलत है। तो इसका बेहतर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि संज्ञान और संवेग के बीच में हमसे संबंध पूछा गया है। तो पहला है, एक दूसरे में से स्वतंत्र हैं। एक दिशा संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, एक दिशाई है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है या दो दिशी है।
तो इसका बेहतर आंसर होगा कि दो देश दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं कि फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग को अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला ही इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल ये प्रभावित करता है। इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, ये चारों कारक जो हैं जो बच्चों की अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो इसका बेहतर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डैश इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, पुरस्कार और दंड एवं उद्दीपन प्रतिक्रिया में संबंध। तो इसका चौथा ऑप्शन है सही उत्तर है उद्दीपन प्रतिक्रिया में। प्रश्न नंबर 27 कहता है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग के नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि में संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास हो रहा है बच्चे के अंदर। समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना है, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना है, या अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य निर्धारित करना है। चौथा ऑप्शन सही है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड यूनिवर्सली द सेम across different social context, a social construction according to a contemporary socio-conservative theory. The child are born evil and have to be civilized. यह बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका बेहतर आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी तथा चालाक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो इसका बेहतर आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं। प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं। तो इसका बेहतर ऑप्शन होगा द्वितीयक एजेंसियां। क्यों? क्योंकि पहला होता है फैमिली और नेबरहुड जो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी हो गई। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। अगर प्लीज़ आपको समझ में आती हैं चीज़ें, आप कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।